हेलो गाइस। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद के चुस्त दुरुस्त रहकर अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का ये मेरा कार्यक्रम उन ग्रामीण समाजों के छात्रों को समर्पित है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, परंतु वो संसाधनों के अभाव में इससे वंचित रह जाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा या इंटेलिजेंसी की कमी नहीं होती है। यदि उसे एक सही मार्गदर्शक और जो मूलभूत कंटेंट है वो मिल जाए तो वो इजीली अपनी मेहनत और लगन से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरा जो कार्यक्रम होगा वो यूपीएससी के ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस होगा। और आप सभी को पता ही होगा कि पीएसआईआर ऑप्शनल यूपीएससी में कितना ज़्यादा लाभदायक है या कितना वेटेज है। ये ना केवल ऑप्शनल के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जीएस पेपर सेकंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ वगैरह को पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है। ठीक उसी प्रकार जीएस पेपर फोर्थ में एथिक्स में भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है, क्योंकि एथिक्स में जो हमारे पाठ्यक्रम में है तो उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट को भी पढ़ना पड़ता है, जिसमें वेस्टर्न में प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, जॉन लॉक आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इंडियन में गांधी जी, एम.एन. रॉय, अंबेडकर वगैरह को पढ़ना पड़ता है। तो ये ऑप्शनल का भी पार्ट है और जीएस पेपर फोर्थ का भी पार्ट है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा योगदान दे सकता है। ठीक उसी प्रकार जीएस पेपर थर्ड में जो इंटरनल सिक्योरिटी वाली टॉपिक है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो सबसे पहले मैं जो ऑप्शनल में जो पॉलिटी वाला सब्जेक्ट है तो वहाँ से प्रारंभ करूँगा। और पॉलिटी में जो बेसिकली आज का हमारा यूनिट होगा वो उद्देश्य का प्रीएम्बल होगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो मेरा कार्यक्रम होगा बिल्कुल परीक्षा के बदलते परिदृश्य के अनुरूप होगा और इसमें एक भी मसाला मिर्च की बात नहीं की जाएगी। केवल पाठ्यक्रम और जो पीवाईक्यूज है उन्हीं के आधार पर बात की जाएगी। भले ही आप सोचेंगे इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, बट जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो आप खुद इनकी समीक्षा पीवाईक्यूज के आधार पर कर सकते हैं। और ये कई के जो बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, डी बसु हो गया, उसके बाद ओपी गावा हो गया, तो कई एक बुक की कंपाइलेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो बिना किसी विलंब किए हुए मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ। पहले अब हम समझते हैं कि जो उद्देशिका है उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो दोस्तों, प्रायः विश्व के सभी संविधान का प्रारंभ उद्देशिका से होता है, जो उस देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का उल्लेख होता है जो संबंधित राज्य एवं राष्ट्र प्राप्त करना चाहते हैं। इसी क्रम में
हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में उद्देशिका को अधिग्रहण किया है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव पर आधारित है। और जब से उद्देशिका को अधिग्रहण किया गया, उस समय से लेकर अब तक केवल उद्देशिका में एक ही बार संशोधन किया गया, जिसे हम 42वां संविधान संशोधन 1976 के नाम से जानते हैं, और ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्षता एवं अखंडता, यानी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इंटीग्रिटी। उद्देशिका को हमारे विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग नामों से नामित किया गया है। जैसे एक संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादे कृष्ण स्वामी ने उद्देशिका को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। ठीक उसी प्रकार प्रारूप समिति के एक सदस्य के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल कहा है। ठीक उसी प्रकार पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र या इंट्रोडक्शन या आभूषण कहा है। आइए अब हम न्यायालय की भी दृष्टिकोण को देखते हैं। हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को अमेरिकी स्वतंत्रता के भांति करार दिया है। उनके अनुसार उद्देशिका अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा के समान है। यह तो हो गई उनकी पृष्ठभूमि, उनकी विशेषताएं। आइए अब हम देखते हैं उद्देशिका में कुछ शब्दावलियां एवं तथ्य उल्लिखित है, उनको हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करते हैं। उद्देशिका में न्याय की बात की गई। मुख्यतः 3 प्रकार की न्याय की बात की गई: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा आता है आर्थिक न्याय। इनका निहितार्थ ये है, इनका तात्पर्य ये है कि अमीर गरीब, ऊंच नीच के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। सभी न्याय के समक्ष समान होगा, या सभी के लिए न्यायिक प्रक्रियाएं एक समान होगी। फिर तीसरा आता है राजनीतिक न्याय। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार रखता है। और ये न्याय की जो 3 अवधारणाएं हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये रूसी क्रांति से प्रभावित होकर अधिग्रहण किया गया है। फिर दूसरा तथ्य आता है स्वतंत्रता। तो उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता,
विश्वास की स्वतंत्रता एवं उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों, स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता, एक होता सकारात्मक स्वतंत्रता। जब हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की बाह्य रिस्ट्रिक्शन या बाह्य प्रतिबंधों का अभाव होता है। लेकिन जब हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 क्लाउज 1 ABCDE में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, विचरण का अधिकार, निवास का अधिकार, व्यापार वाणिज्य का अधिकार, तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार के अधिकार एवं स्वतंत्रताएं दी गई है। परंतु वही आर्टिकल 19 क्लास 2, 3, 4 में इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि देश की एकता, अखंडता अगर खतरे में हो, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, लोक स्वास्थ्य या कानून व्यवस्था खतरे में हो, तो इस बेस पे, इस आधार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता है। दोस्तों, एक सोशल मीडिया में टर्म यूज़ होता है लिबर्टी। कभी कभार हम लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी के लिए हिंदी में टर्म यूज़ होता है मुक्ति, और फ्रीडम के लिए क्या यूज़ होता है? स्वतंत्रता। तो कभी कभार हम दोनों को एक दूसरे के शाब्दिक अर्थ के रूप में ले लेते हैं, परंतु इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। जैसे लिबर्टी में क्या होता है, केवल बाह्य प्रतिबंधों का अभाव होता है, और जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, तो इसमें बाह्य प्रतिबंधों के अभाव के साथ साथ इसमें जो व्यक्ति की प्रतिभा है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसे सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर कानून व्यवस्था एवं प्राधिकरण यानी अथॉरिटी उपलब्ध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में हिरन और शेर को स्वतंत्र रूप से विचरण का अधिकार है, तो वो क्या है? उनकी लिबर्टी है। परंतु हिरन की लिबर्टी वहीं तक सीमित है जब तक कि उनका सामना एक शेर के साथ ना हो जाए। यदि उनका सामना शेर के साथ हो जाए तो उनकी जो लिबर्टी है तो क्या कुचल दिया जाता है, तो एक्चुअल में उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन जब जंगल में किसी भी प्रकार की ऐसी कानून व्यवस्था हो, ऐसे अथॉरिटी हो, ऐसे प्राधिकरण हो जो शेर के द्वारा निर्दोष हिरन की हत्या किए जाने पर शेर को दंडित करे, शेर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, तो ऐसी स्थिति में एक्चुअल में स्वतंत्रता प्राप्त होता है। तो हम लिबर्टी से ज़्यादा व्यापक अर्थों में स्वतंत्रता को पाते हैं। फिर अगला आता है समानता। तो उद्देशिका में मुख्यतः दो प्रकार की समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। आइए, समानता के मुख्यतः दो स्वरूप होते हैं। एक होते हैं सकारात्मक समानता, दूसरा होता है नकारात्मक समानता। जब हम
सकारात्मक समानता की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, असमानों के साथ असमान व्यवहार और समानों के साथ समान व्यवहार। लेकिन जब हम नकारात्मक समानता की बात करते हैं तो इसमें सभी के लिए इक्वल कानून व्यवस्था होता है। अमीर गरीब ऊंच नीच के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी कानून के नज़र में इक्वल एवं बराबर है। यह क्या है? नकारात्मक समानता। जैसे कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समक्ष समान संरक्षण। जब विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं तो ये क्या है? नकारात्मक समानता। जब विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात करते हैं ये क्या है? सकारात्मक समानता। सकारात्मक समानता का एक और उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्थाएं की गई। और ठीक उसी प्रकार जो स्थानीय निकाय है, पंचायत हो गया, नगर पालिकाएँ हो गया, वहाँ पे भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण व्यवस्था है। ठीक उसी प्रकार सरकारी नौकरियों में SC/STs OBCs के लिए जो आरक्षण व्यवस्थाएं हैं, आरक्षण नीति है, ये क्या है? सकारात्मक समानता का उदाहरण है। यानी कि समाज के जो हाशियाकृत वर्ग है, समाज के जो दुर्बल वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनके लिए जो स्पेशल प्रोविज़न की बात की जाती है वो क्या है? सकारात्मक समानता का उदाहरण है। तो एक सोशल मीडिया में एक टर्म विवाद में रहता है कि क्या समानता के बिना स्वतंत्रता संभव है या क्या फिर स्वतंत्रता के बिना समानता संभव है। तो इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मत को हम देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्रता एवं समानता दोनों एक दूसरे के पूरक है, बल्कि दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि समाज में केवल समानता सुनिश्चित कर दिया जाए, सभी के लिए इक्वल न्यायिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दिया जाए, तो इसमें क्या होगा? जो प्रतिभाशाली वर्ग होगा, जो इंटेलिजेंस वर्ग होगा, उनकी जो इंटेलिजेंसी है, उनकी जो प्रतिभा है, वो कुचल दिया जाएगा और समाज में नए इनोवेशन, नए नवाचार नहीं आ पाएगा, जिससे सभ्यता की विकास अवरुद्ध हो जाएगी, देश की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। लेकिन दूसरे पक्ष में आता है कि केवल यदि हम समाज में स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दें और समानता ना लाएं, तो जो शक्तिशाली वर्ग है, जो बाहुबली वर्ग है, तो वो क्या होगा? वो अपनी मेहनत और शक्ति के आधार पर वो बहुत आगे निकल जाएंगे और समाज के जो वंचित वर्ग है, हाशियाकृत वर्ग है, वो समाज में और दबे कुचले वर्ग में शुमार हो जाएंगे और समाज में अमीर गरीब के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर और खाइयाँ बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है। तो दोस्तों,
फिर आगे आता है संविधान में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसे समझना ज़रूरी है। जैसे कि जो संविधान है वो अपनी शक्ति, अपनी पावर कहाँ से प्राप्त करती है? तो उद्देशिका के अनुसार, प्रियम्बल के अनुसार, संविधान अपनी शक्ति आम जनता से, आम नागरिकों से प्राप्त करती है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो उद्देशिका में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय संविधान अपनी शक्ति, अपनी पावर आम जनता से, आम नागरिक से प्राप्त करती है। फिर अगला आता है कि राज्य की प्रकृति क्या होगी, राज्य की नेचर क्या होगी। तो उद्देशिका के अनुसार राज्य की प्रकृति संप्रभु संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। यहाँ पे राज्य का मतलब एज ए प्रांत यानी बिहार, बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा नहीं है, बल्कि जब हम राज्य की बात करते हैं तो उसमें 4 तत्व पाया जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जैसे भूमि हो, जनसंख्या हो, एक निश्चित सरकार हो, संप्रभुता हो, यानी लैंड हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो एंड सॉवरेनिटी हो, तब हम राज्य का नाम देते हैं। जैसे अमेरिकन स्टेट, इंडियन स्टेट। फिर दूसरा आता प्रांत। प्रांत में 3 तत्व पाए जाते हैं, जैसे भूमि, जनसंख्या एवं सरकार। परंतु इसमें जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, इनका अभाव होता है। तो मुख्यतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वास्तव में बिहार प्रांत, बंगाल प्रांत, हरियाणा प्रांत, उड़ीसा प्रांत यूज़ होता है, होना चाहिए शाब्दिक अर्थ के रूप में। परंतु ऐसे हम राज्य यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम राज्य का यूज़ करते हैं तो उसमें 4 तत्व पाया जाना अनिवार्य, कंपलसरी है। फिर अगला आता है संविधान का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो उद्देशिका के अनुसार संविधान का असल उद्देश्य, संविधान का असल जो टारगेट है वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व न्याय सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फिर अगला तथ्य आता है कि संविधान को आत्मार्पित एवं अधिनियमित करने की तिथि। तो उद्देशिका के अनुसार 26 नवंबर 1949 है। तो दोस्तों, आइए अब हम जो राज्य की प्रकृति की बात की गई, संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसे हम विस्तार पूर्वक पीटी और मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। प्रथमतः संप्रभुता को देखते हैं। संप्रभुता एक
लैटिन शब्द सुपर एनस से बना है। सुपर का अर्थ होता है सुप्रीम, एनस का अर्थ होता है पावर, यानी सुप्रीम पावर, यानी सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक आंतरिक संप्रभुता यानी इंटरनल सोवरेनिटी, एक होता है बाह्य संप्रभुता यानी एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी यानी आंतरिक संप्रभुता के जनक है बोडिन, और एक्सटर्नल सोवरेनिटी के जनक है ग्रोशियस। जब हम इंटरनल सोवरेनिटी की बात करते हैं, आंतरिक संप्रभुता की बात करते हैं, तो इसमें देश के जो सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्थान हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट यानी संसद, उनके द्वारा बनाए गए कानून, नियम, विनियम, अध्यादेश संपूर्ण भारत पर समान रूप से लागू होगा। लेकिन जब हम एक्सटर्नल सोवरेनिटी की बात करते हैं, बाह्य संप्रभुता की बात करते हैं, तो इसमें एक संप्रभु राष्ट्र, एक सोवरेन कंट्री किसी बाह्य राष्ट्र की दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में स्वतंत्र डिसीजन लेना, स्वतंत्र निर्णय लेना। फॉर एग्जाम्पल, तत्कालीन समय में रशिया यूक्रेन वार के दौरान, रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा भारत के ऊपर ये दबाव बनाया गया कि वह अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज ना करे, क्योंकि इससे रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट ना करे, क्योंकि इससे रशिया को आर्थिक रूप से सहायता मिल रहा है और वो इससे युद्ध को और लंबे समय तक खींच पा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत ने पश्चिमी देशों के स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये हमारे राष्ट्रीय हित में है, तो हम रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो ये क्या है? बाह्य संप्रभुता। ठीक उसी प्रकार कुछ दिन पहले हमास एवं इजराइल युद्ध चल रहा था। उस समय में भी भारत जहां इजराइल से अपनी आर्थिक और राजनीतिक संबंध को प्रगाढ़ बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो फिलिस्तीन है, तो फिलिस्तीन की जो भी मांग है एज ए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, तो उनका भी समर्थन कर रहा है। तो एक किया भारत की बाह्य संप्रभुता, बिना किसी देश के दबाव में अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपने निर्णय लेना, यह क्या है? एक्सटर्नल सोवरेनिटी, बाह्य संप्रभुता। तो जो संप्रभुता है उसे विभिन्न जो राजनीतिक विचारक है, राजनीतिक प्रवर्तक है, उनके द्वारा अलग अलग रूप से व्याख्याएं की गई हैं। तो हम उसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्रथमतः लोकप्रिय संप्रभुता। इनके जनक है जे रूसो। इनके अनुसार अंतिम जो सत्ता होती है, अंतिम जो शक्ति होती है, आम जनताओं में, आम नागरिकों में अंतर्निहित होता है। फिर दूसरा आता है राजनीतिक संप्रभुता। इनके जनक हैं जॉन लॉक। इनके अनुसार अंतिम जो शक्ति होती है, अंतिम जो सत्ता होती है, मतदाताओं में अंतर्निहित होता है। फिर अगला आता है
कानूनी संप्रभुता। इनके जनक हैं बोडिन, ऑस्टिन, हॉब्स और होलैंड। इनके अनुसार अंतिम शक्ति, अंतिम सत्ता देश के सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्थान में भारतीय परिप्रेक्ष्य में संसद में अंतर्निहित होता है, जिनके द्वारा बनाए गए कानून, रूल, रेगुलेशन संपूर्ण देश पर लागू होता है। फिर अगला आता है वास्तविक या वैधानिक संप्रभुता। यह किसी एक व्यक्ति या संस्था में अंतर्निहित होता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी अभिव्यक्ति हम 1949 में चीनी क्रांति के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि जो तत्कालीन चियांग काय की सरकार थी, तो उन्हें माओ त्से तुंग के द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया और स्वयं जो वास्तविक शक्ति है, वास्तविक जो सत्ता है, वो अपने हाथ में ले लिया। और जो चियांग काय के सरकार थी, तो उन्हें वैधानिक तक सीमित कर दिया। ठीक उसी प्रकार 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया, सत्ता से पदच्युत कर दिया और स्वयं वास्तविक शक्ति अपने हाथ में ले लिया और जो नवाज शरीफ की सरकार थी उसे वैधानिक तक सीमित कर दिया। फिर अगला आता है नाम मात्र की संप्रभुता। यह संसदीय प्रणाली की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की साइलेंट फीचर है, अनोखी विशेषताएं हैं, जिसमें देश के सभी कामकाज राष्ट्र प्रमुख भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यह क्या है? नाम मात्र की संप्रभुता। फिर अगला आता है समाजवाद। समाजवाद दो प्रकार की होती है। एक क्रांतिकारी समाजवाद, जिसे हम रेडिकल समाजवाद कहते हैं, या मार्क्सवादी समाजवाद। फिर दूसरा आता है सुधारवादी समाजवाद। जो मार्क्सवादी समाजवाद है, क्रांतिकारी समाजवाद है, यह समाज में सामाजिक परिवर्तन आमूलचूल तरीके से क्रांति के माध्यम से लाना चाहते हैं। जैसे कि मार्क्स ने क्या कहा था, विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ और तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीर के सिवा कुछ नहीं है और पाने के लिए संपूर्ण संसार है। तो इस प्रकार ये सामाजिक परिवर्तन को क्रांति के माध्यम से लाना चाहते हैं। फिर दूसरा आता है सुधारवादी समाजवाद। तो सुधारवादी जो समाजवाद है, यह सामाजिक परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, क्रमशः धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से लाना चाहते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा समाजवाद को अलग अलग तरीके से व्याख्याएं की गई है। तो प्रथमतः स्वप्नलोकीय समाजवाद आता है। तो इनके जनक है सेन साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन। इनके अनुसार समाज में सामाजिक परिवर्तन समझा बुझाकर, हृदय परिवर्तन करके, स्वयं का उदाहरण देके
सामाजिक परिवर्तन लाया जाए। जैसे कि गांधी जी भी मानते हैं कि समाज में सामाजिक परिवर्तन हृदय परिवर्तन करके स्वयं का उदाहरण देके लाया जाए। फिर अगला आता है श्रमाधिपत्य समाजवाद। इनके जनक हैं जॉर्ज सोरेल। यह मजदूरों को सलाह देते हैं कि जो तत्कालीन सामाजिक एवं औद्योगिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लो और समाज को CGT के आधार पर संचालन करो। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर मजदूर संघ की स्थापना करके समाज का संचालन करो। फिर अगला आता है श्रेणीवाद समाजवाद। इनके जनक है GDH कोल। इनके अनुसार मजदूर और मजदूर मालिक के बीच विवाद का मुख्य कारण लाभ है। इनके अनुसार वैज्ञानिक तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन यानी उत्पादन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि लोगों की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो उनकी पूर्ति की जा सके और इस विवाद को ख़त्म किया जा सके। फिर अगला आता है फेबियनवादी समाजवाद। इनके जनक है सिडनी वेब, ब्रिटिश वेब, सिडनी ओलिवर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से क्रमशः शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे लाया जाए। इनके अनुसार यदि क्रांति के माध्यम से आमूलचूल तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाया जाता है तो समाज की रूपरेखा क्या होगी, समाज किस डायरेक्शन में जाएगी, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और यदि वैज्ञानिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाया जाए तो यदि इसमें कुछ कमी भी आती है, कुछ गड़बड़ी भी आती है, तो शीघ्र ही इसमें सुधार लाया जा सकता है। फिर अगला आता है संशोधनवादी समाजवाद। इनके जनक है वर्नस्टीन। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए जो भी सिद्धांत थे आमूलचूल परिवर्तनवादी, उन्हें गलत प्रमाणित करते हुए सामाजिक परिवर्तन को वैधानिक तरीके से लाने की वकालत की। फिर अगला आता है बराबरों का समाजवाद। इनके जनक है फेबरवॉक और बेवॉफ। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया और क्रांति के पश्चात समानता को कानूनी रूप भी दिया गया। परंतु जो सोसाइटी फॉर इक्वल के जो समर्थक थे, उनके अनुसार केवल कानूनी रूप से समानता लाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर आर्थिक समानता लाना कंपलसरी है, तभी एक्चुअल में समानता प्राप्त हो सकता है। फिर अगला आता है कल्याणकारी समाजवाद। इनके जनक है लास्की। ये राज्य को एक सकारात्मक संस्था मानते हुए राज्य से अपेक्षा करते हैं कि लोगों की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, तो उनकी पूर्ति करे। ये राज्य की नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज है। फिर अगला आता है समाजवाद के समाजवादी ढांचा। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अवधि सत्र जो कि 1955 में संपन्न हुआ था, तो उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय जो शासन प्रणाली है उन्हें समाजवाद के समाजवादी स्वरूप से नामित किया गया है। इनका निहितार्थ ये हुआ, इनका तात्पर्य यह हुआ कि केवल उन्हीं क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा
जो देश की प्रगति एवं विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए अति आवश्यक हो, एवं शेष जो क्षेत्र है उनमें जो निजी इकाई है उसे भी स्वतंत्र पहल करने की अनुमति दी जाएगी। ये क्या है? समाजवादी स्वरूप या समाजवादी ढांचा, या जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित समाजवाद के रूप में हम जानते हैं। तो ये तो हो गए समाजवाद के विभिन्न व्याख्याएं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो गई थी और भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो घटकर $1.1 बिलियन हो गया था, जो कि 11 दिनों की आयात हेतु पर्याप्त था। इस दशा में भारत सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में 47 कुंटल गोल्ड गिरवी रखा और IMF वर्ल्ड बैंक से सशर्त यानी दिशा निर्देश के आधार पर ऋण प्राप्त किया। ढांचागत सुधार की बात की गई और इसमें ढांचागत सुधार के अंतर्गत LPG रिफॉर्म करना था और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाया गया। तो उदारीकरण का निहितार्थ यह होता है कि अर्थव्यवस्था में सरकार की हस्तक्षेप कम से कम हो। निजीकरण का तात्पर्य यह है कि जो इंडिविजुअल है, जो निजी इकाई है, तो उसे पहल करने की पर्याप्त अनुमति दी जाए। फिर जो वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था से इन्हें कनेक्ट करना, लिंक करना यानी जोड़ना। तो जब 1991 में भारत सरकार ने ढांचागत सुधार के अंतर्गत LPG रिफॉर्म को लाया, तो उसके पश्चात कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने, कुछ राजनीतिक समीक्षकों ने यह मानने लगा कि भारत ने जो समाजवादी जो स्वरूप है तो उसे पूर्णतः छोड़ दिया। तो इन आलोचकों का यह तर्क है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अंतर्गत शेड्यूल A और शेड्यूल B के अंतर्गत 29 विषय जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे वो वर्तमान समय तक पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए भारत ने समाजवाद को पूर्णतः छोड़ दिया है। परंतु इन विचारकों का ये तर्क, ये तथ्य अव्यावहारिक है, ये सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में भी जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो PSUs है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान दे रही है। जैसे कि अमेरिकी सब प्राइम क्राइसिस, यूरोपियन आर्थिक संकट, दुबई आर्थिक संकट, आसियान आर्थिक संकट या तत्कालीन कोरोना महामारी में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था सही से उभर पाया तो उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक उसी प्रकार जो भारत सरकार के नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न जो कंपनीज है, तो वो उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में सराहनीय योगदान है। लेकिन यह तथ्य इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि 1991 के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ इस प्रकार बदलाव हुआ, कुछ इस प्रकार परिवर्तन हुआ कि 1991 के पश्चात भारत सरकार खुद को, अपने आप को सामाजिक एवं आर्थिक जो आधारभूत संरचना है, फिजिकल एंड सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अच्छे रोडवेज, अच्छे रेलवेज, अच्छे हाईवेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सामाजिक आधारभूत संरचना का मतलब ये हुआ
कि अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटीज़, अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश करना। तो इस प्रकार सरकार अपने आप को सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत संरचना की ओर केंद्रित कर रही है। और जो अर्थव्यवस्था के जो अन्य क्षेत्र हैं, तो उसमें जो निजी इकाई है, जो जो प्राइवेट सेक्टर है, तो उनका सहयोग ले रही है या उसे स्वतंत्र पहल करने की अनुमति दे रही है। क्योंकि भारत सरकार के पास इतनी रिसोर्सेस नहीं होते हैं, इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपने बल पर अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण या चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित कर सके। तत्कालीन समय में लगभग विश्व के सभी देश जो पीपी मॉडल है, पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप वाला जो पॉलिसी है, ये अपना रही है। और यही भारतीय अर्थव्यवस्था की तत्कालीन समय की मांग है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से प्रतिस्पर्धा करने में योगदान दे सकता है। और ये भी एक ध्यान देने की बात है, जो तत्कालीन समय में भी भारत सरकार बहुत सारे समाजवादी या सामाजिक कल्याण कार्य कर रही है। जैसे मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का गारंटेड रोजगार, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, पीडीएस के अंतर्गत लोगों को फ्री अनाज प्रोवाइड करवाना, फिर एलपीजी गैस प्रोवाइड करवाना, फिर जो जन आरोग्य योजना है यानी आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत फ्री इलाज प्रोवाइड करवाना, ये क्या है? समाजवादी लक्षण है। ये क्या है? सामाजिक कल्याणकारी कार्य है। तो इस प्रकार ये कहना कि भारत सरकार ने पूर्णतः समाजवादी स्वरूप को छोड़ दिया है, तो ये तर्क सही नहीं है। और भारत सरकार की जो तत्कालीन नीति है, यही भारतीय अर्थव्यवस्था की तत्कालीन समय की मांग है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वांगीण और चहुंमुखी विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये तो हो गए समाजवाद के विभिन्न व्याख्याएं, उनकी आलोचनाएं और उनके तर्क। फिर अगला आता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो उनका एग्जाम्पल हम स्विट्जरलैंड को ले सकते हैं। जब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं और प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इनका एग्जाम्पल भारत, यूएस, यूके एंड कनाडा को ले सकते हैं। प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी में यह होता है कि जनता कानून निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जनता के द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि है तो उनके द्वारा कानून निर्मित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स है, कुछ उपकरण हैं। जैसे मत परीक्षा। इसमें क्या होता है, किसी भी कानून के संदर्भ में सरकार के द्वारा जनता से ये पूछा जाता है कि ये कानून सही या गलत है। तो इस संदर्भ में जनता को लिखित रूप से सरकार को बताना होता है कि ये कानून क्यों लाना चाहिए और क्यों सही है या क्यों गलत है। फिर एक आता है जनमत संग्रह। इसमें किसी भी कानून के संदर्भ में सरकार जनता से यस या नो में राय पूछती है। फिर एक आता है पहल करना। यदि कुछ निश्चित जनसंख्या को ये लगे कि इस संदर्भ में या इस विषय के ऊपर सरकार को कानून निर्माण करना चाहिए, तो जनता के द्वारा पहल किया जाता है
तो उसके पश्चात सरकार द्वारा इस विषय पर या संबंधित विषय पर कानून निर्माण किया जाता है। फिर अगला आता है वापस बुलाना। यदि कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो जनता के द्वारा उसे पद से हटाकर दूसरे व्यक्ति को उस पद पर बैठा देता है। ये क्या है? इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है तो उनके इस प्रकार से कुछ टूल्स है, उपकरण है। फिर अगला आता है रिपब्लिक यानी गणतंत्र। गण का मतलब होता है लोग, तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन। यानी गणतंत्र में ये होता है कि जो देश के जो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र अध्यक्ष है, उनका निर्वाचन के माध्यम से उन्हें पद पर बैठाया जाता है। तो हम यहाँ पे ब्रिटेन की जो राष्ट्र प्रमुख है, जो भारत के राष्ट्र प्रमुख है, इसमें कुछ अंतर कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन के जो राष्ट्र प्रमुख है तो वहाँ पर वंशानुगत होते हैं, राजा रानी के आधार पर होते हैं, और वो निर्वाचन के माध्यम से नहीं होता है। लेकिन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसलिए कहते भारत में गणतंत्र व्यवस्था लाया गया, या भारतीय व्यवस्था को गणतंत्र रिपब्लिक नाम दिया गया। फिर अगला आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य यह होता है कि भारत की कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और भारत सरकार सभी लोगों से आम नागरिकों की तरह अपना संबंध स्थापित करेगा और सभी धर्म को समान रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र और गणतंत्र हम जो मौलिक अधिकार है तो वहाँ पे सही से विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उद्देशिका से संबंधित कुछ केसेस हैं, कुछ विवाद है कि क्या उद्देशिका प्रियम्बल संविधान का भाग है या नहीं। तो 1960 में एक बेरूबाड़ी केस आया था, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि उद्देशिका संविधान के भाग नहीं है। फिर आगे केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलट दिया और कहा कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। फिर इन्हीं बात की पुष्टि आगे LIC केस 1995 में की गई कि उद्देशिका यानी प्रियम्बल संविधान का एक भाग है, यानी संविधान का अभिन्न अंग है। फिर अगला आता है कि क्या उद्देशिका में आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन संभव है नहीं। तो केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, परंतु भारतीय संविधान की कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ मूलभूत सिद्धांत है, तो भारतीय संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, मूलभूत सिद्धांत को छोड़कर क्या संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रियम्बल 368 के अंतर्गत संशोधनीय है। फिर अगला आता है कि क्या प्रियम्बल यानी उद्देशिका विधायिका के शक्ति के स्रोत है या उस पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। तो प्रियम्बल के अकॉर्डिंग ना ही उद्देशिका विधायिका के शक्ति के स्रोत है और ना ही उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। फिर अगला आता है क्या उद्देशिका
प्रियम्बल न्याय द्वारा परिवर्तनीय है, यानी इनके उल्लंघन होने की स्थिति में आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट जाया जा सकता है कि नहीं। तो प्रियम्बल के अनुसार उद्देशिका गैर न्यायिक है, इन्फोर्सिबल है, यानी इसके उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, तो उनके लिए, तो उनसे संबंधित यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इंटरव्यू हो, तो सभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। और मैं आपको सजेशन दूंगा, सजेशन का रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद इनकी समीक्षा पीवाई क्विज़ के आधार पर कर सकते हैं कि ये जो लेक्चर है आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कितना ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। आप पीवाई क्विज़ के आधार पर खुद इनकी समीक्षा कर सकते हैं। तो अगला जो मेरा सेगमेंट होगा तो मौलिक अधिकार होगा। तो इस प्रकार हम पूरे पॉलिटी को हम विस्तार पूर्वक ठीक इसी प्रकार डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जो पॉलिटी या संपूर्ण जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस है उनका वन स्टॉप सल्यूशन मेरे चैनल में मिलेगा। और यदि अगर आपकी एग्ज़ाम में ये ऑडियो, ये लेक्चर अगर योगदान दे सकता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस प्रकार की कंटेंट आपको डिलीवर करते रहूं। और यदि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से योगदान दे सकता है तभी आप इसको सब्सक्राइब या लाइक करें, अन्यथा नहीं करें। और आप खुद इनकी समीक्षा पीवाई क्विज़ के आधार पर कर सकते हैं। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।